बाईं ओर के रास्ते में कुछ खराबी है जिसकी वजह से आप उस रास्ते से जाने को मना कर रहे हो। वो रास्ता अच्छा नहीं है। उनके पत्नी बीमारी के चलते मारी आप गई। कहाँ जाओगे बाबू? रतनपुर। ज्यादा मत सोचिए बाबू, जाइए और सो जाइए। आज की कहानी है कामिनी, जिसके लेखक है सरविंदु बैनर्जी। सूरनाथ घोष एक पोस्टल इंस्पेक्टर है। इस इलाके में कुछ नए पोस्ट ऑफिस खुला है, इसलिए सूरनाथ बाबू उन्हीं पोस्ट ऑफिस का इंस्पेक्शन करने इधर आए हैं। इस इलाके में वो पहली बार आ रहे हैं। अपना छोटा सा सूटकेस हाथ में लिए वो स्टेशन से निकल गए और इस गांव के पोस्ट ऑफिस की ओर जाने लगे। इस गांव का पोस्ट ऑफिस स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं है और इस ऑफिस का पोस्ट मास्टर इस ऑफिस के पास ही अपने परिवार के साथ ही रहते हैं। लगभग दोपहर के 11 बजे सूरनाथ बाबू इस पोस्ट ऑफिस में पहुंचे। आते ही सूरनाथ बाबू ने यहाँ के पोस्ट मास्टर को अपना परिचय दिया। दोपहर का खाना उन्होंने पोस्ट मास्टर के घर पर ही खाया। खाने के बाद उन्होंने 1.5-2 घंटे आराम किया और फिर वो दूसरे पोस्ट ऑफिस पर जाने की तैयारी करने लगे। उनको यहाँ के पोस्ट मास्टर से बात करके पता चला कि वो जो और 3 पोस्ट ऑफिस को देखने जाने वाले हैं, उनमें से सबसे करीब पोस्ट ऑफिस जो है वो यहाँ से करीब 10 किलोमीटर दूरी पर है। सूरनाथ बाबू ने इस पोस्ट ऑफिस के साइकिल को उधारी पर लिया। उनका परिकल्पना ये था कि वो शाम होते ही उस गांव के पोस्ट ऑफिस में पहुंच जाएगा। आज रात को वो वहीं पर रुकेगा और कल शाम होने से पहले ही लौट आएगा और फिर वो दूसरे पोस्ट ऑफिस के लिए निकल जाएगा। वो अपना साइकिल लेके जाने ही वाले थे, पर तभी पोस्ट मास्टर ने उन्हें कुछ कहा। यहाँ से करीब 5 से 6 मील दूर रास्ता 2 भागों में बट जाता है। दोनों ही रास्ता रतनपुर यानी कि आप जिस गांव में जाने वाला हो वहीं पे जाएगा, पर आप दाहिनी ओर का रास्ता ही लेना। वो रास्ता थोड़ा लंबा है, पर मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप बाईं ओर का रास्ता ना लेकर दाईं ओर के रास्ते की ओर ही जाना। दाईं ओर का रास्ता लंबा है, मतलब बाईं ओर का रास्ता छोटा है ना? तो क्या बाईं ओर के रास्ते में कुछ खराबी है जिसकी वजह से आप उस रास्ते से जाने को मना कर रहे हो? वो रास्ता अच्छा नहीं है। सूरनाथ बाबू अपना साइकिल लेके निकल गए। सूरनाथ बाबू का उम्र है लगभग 40 साल। देखने में भी बुरे नहीं हैं और उनका एक बार शादी भी हुआ था, पर कुछ ही साल पहले उनके पत्नी बीमारी के चलते मारी गई और उनका कोई बच्चा भी नहीं है। वो जब साइकिल चलाते चलाते 6 किलोमीटर रास्ता पार कर चुके थे, तब सूरज लगभग डूबने वाला था। थोड़ी दूर जाते ही उन्होंने देखा कि जैसा कि पोस्ट मास्टर ने कहा था कि रास्ता 2 भागों में बंट चुका है। उन्होंने आसमान की ओर देखा। यही बस उनका एक दिक्कत नहीं था। उन्होंने देखा कि कुछ काले बादल सूरज को धीरे धीरे ढक रहा है, यानी कि बारिश आने का संभावना भी हो सकता है। उन्होंने सोचा कि बाईं ओर के रास्ते से जाना ही अच्छा होगा, क्योंकि रास्ता छोटा है और हो सकता है कि बारिश शुरू होने से पहले ही वो रतनपुर पहुंच जाए। तो इसलिए उन्होंने पोस्ट मास्टर की बात ना मानकर बाईं ओर के रास्ते की ओर ही जाना सही समझा। 10 मिनट साइकिल चलाने के बाद वो समझ गए कि पोस्ट मास्टर कुछ गलत नहीं बोल रहे थे। रास्ता बहुत खराब है, टूटा फूटा और छोटे छोटे पत्थरों से भरा। अगर ध्यान से साइकिल नहीं चलाया गया तो वो साइकिल से गिर भी सकते हैं। इसलिए वो सावधानी पर थोड़ा सा तेजी से साइकिल चलाने लगे। उन्हें ये रास्ता काफ़ी अजीब लगा, क्योंकि इस रास्ते पर
दूर दूर तक एक भी घर नहीं है। अब सूरज पूरी तरीके से डूब चुका था और अब उन्हें पता नहीं क्यों थोड़ा सा डर लगने लगा। पर थोड़ी देर बाद उन्हें बहुत ही ज़्यादा दूरी पर छोटे छोटे कुछ कुटिया यानी कि बहुत छोटे छोटे घर दिखने लगे। उनके मन को थोड़ा शांति मिला। अचानक उन्होंने ब्रेक मारा क्योंकि उन्हें रास्ते के ही साइड में एक घर दिखा। वो घर दूर से नहीं दिख रहा था, पर अचानक कैसे वो उनके सामने आ गया। घर के बाहर एक जवान लड़की साड़ी पहने हुए बैठी हुई थी। उन्होंने सूरनाथ बाबू को देखकर कहा, आप कहाँ जाओगे बाबू? रतनपुर। ओहो, रतनपुर वो तो बहुत दूर है, आप पहुंच ही नहीं पाओगे। ओह अच्छा, तो आसपास के गांव में रहने का कोई जगह है? यहीं पर रह जाइए ना। ये जवाब सुनकर सूरनाथ बाबू घबरा गए। यहीं पर? घर के मर्द लोग कहाँ पर हैं? वो लोग तो खेत पर गए हैं, फसल पका है ना, तो पूरा रात वो लोग फसल का ध्यान रखेंगे, वरना फसल चोरी हो जाएगा। वैसे अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो? मुझे क्या दिक्कत होगा, आइए बैठिए यहाँ पर। उस लड़की ने सूरनाथ बाबू के हाथ मुंह धोने के लिए एक मटके में एक लोटा जल और एक गमछा दिया और थोड़ी देर बाद उन्हें चाय बना कर दिया। आप यहीं पर बैठिए, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। मेरे लिए खाना बनाने की जरूरत नहीं है। अगर घर पर कुछ... आपको उतना सोचने की जरूरत नहीं है बाबू, 1 घंटे में खाना बन जाएगा, तब तक इंतजार कीजिए। ये बोलकर वो लड़की अंदर चली गई और करीब 1-1.5 घंटे बाद वो सूरनाथ बाबू को खाने के लिए बुला ले गई। खाते खाते सूरनाथ बाबू ने उस लड़की से उसका नाम पूछा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कामिनी। मैंने अंदर बिस्तर तैयार कर दिया है, जाइए और सो जाइए। नहीं नहीं, मैं अंदर नहीं बाहर ही सो जाऊंगा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस ठंडी के रात में अगर आप बाहर सोओगे तो पूरी तरीके से जम जाओगे। ज्यादा मत सोचिए बाबू, जाइए और सो जाइए। सूरनाथ बाबू ने कोई भी बहस नहीं किया। उन्होंने कामिनी से भी नहीं पूछा कि वो कहाँ पर सोने वाली है। वो बस चुपचाप चले गए और अपनी जगह पर सो गए। आधी रात को उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई दिया। उन्होंने इस बारे में ज़्यादा ना सोचते हुए फिर से आँख बंद कर ली। पर तभी उन्हें पता ही नहीं चला कि कामिनी कब उनके पास आ चुकी है। वो अब जोर जोर से हंस रही है। उसकी हंसी डरावनी है। सूरनाथ बाबू कामिनी की इस हंसी को देखकर पूरी तरीके से डर चुके हैं। वो भागना तो चाहते हैं पर किसी वजह से वो भाग नहीं पाते। तभी कामिनी अपने असली रूप में आ जाती है और फिर सूरनाथ बाबू को रतनपुर की ओर जाए हुए 3 दिन हो चुका था, पर वो अभी तक लौटे नहीं थे। उन्हें चिंता होने लगा था। उन्हें सिर्फ सूरनाथ बाबू का ही चिंता था, ये भी असली बात नहीं है। असल में उन्हें अपने साइकिल का भी चिंता था। फिर पुलिस बुलाया गया। इसके करीब 2-3 दिन बाद जो बाईं ओर का रास्ता रतनपुर की ओर जाता है, उसी रास्ते में पुलिस को सूरनाथ बाबू का लाश और पोस्ट ऑफिस का साइकिल मिला। इस रास्ते पर एक भी घर नहीं है। और एक और बात, सूरनाथ बाबू के शरीर पर एक भी घाव का निशान नहीं है।
बस देखकर ऐसा लग रहा है कि किसी ने उनके शरीर का पूरा खून चूस लिया है। उनके मृत शरीर को देखकर पोस्टमास्टर ने कहा, अरे अरे बेचारे, मैंने इनको कहा था कि बाई और के रास्ते से मत जाए, वो रास्ता अच्छा नहीं है, क्योंकि कामिनी टायन अभी भी इस इलाके में घूमती रहती है और अपना माया जाल बनाकर अपने शिकार को अपने पास बुलाती है और उसे खत्म कर देती है।